वजह है कि कई पेपर्स के अंदर ये बात मिलती है कि दारा शिकोह वो फर्स्ट लीडर है, वो फर्स्ट मुस्लिम मुगल लीडर है जिसने उपनिषद जो हैं उनकी ट्रांसलेशन पर्शिया के अंदर करवाई। उपनिषद। और बाज लोग ये कहते हैं कि वो उपनिषद की तिलावत यूं करता था जैसे औरंगजेब कुरान की तिलावत किया करता था। इस तरह वो सुबह शाम उपनिषदों को पढ़ा करता था। दारा शिकोह ही वो आदमी है कि जिसने बाद में इसकी तरफ मंसूब कुछ पेपर आया कि उसने कुछ रिसर्च पेपर्स लिखे थे जिसमें उसका मानना यह था कि जो इस्लामिक मिस्टिसिज्म है, इस्लामिक तसव्वुफ है, वो बेसिकली वेदांत का ही एक पार्ट है। स्कूल ऑफ वेदांता जो कि सनातन धर्म में एक फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजी है, वो इक्विवेलेंट मानता था इस्लामी तसव्वुफ के। आपको ये चीज याद रहनी चाहिए, शेख अहमद सरहंदी ने भी थियोलॉजी के ऊपर ठीक-ठाक काम किया था, जिसका नतीजा ये है कि हिंदुओं को इस बात का पता चल गया था कि मुसलमानों में इलाहियात का सब्जेक्ट यानी वहदतुश शुहूद, वहदतुल वजूद, वाजिबुल वजूद, ये सब्जेक्ट जो हैं बड़ी तेजी से पढ़े जाने लगे हैं शेख अहमद सरहंदी साहब की वजह से। जिसका नतीजा ये निकला कि मुसलमान मुआशरा मैसेज अब अपनी हकीकत के बारे में सवाल उठाना शुरू हो गए थे। वो ये जानना शुरू हो गए थे कि क्या अल्लाह है तो हमें बीइंग अ मुस्लिम क्या करना चाहिए? ये अपनी हकीकत के बारे में ये सवालात जो हैं, ये उस वक़्त हिंदुस्तान के अंदर होना शुरू हो गए थे। तो दूसरी तरफ दारा शिकोह जो कि वेदांता फिलॉसफी को प्रमोट करना शुरू हो रहा था, वो एक अजीबो-गरीब ही पता नहीं यार मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं? हैं? आ रही है आवाज़? अच्छा, मेरे ख़्याल से आपको आवाज़ आनी चाहिए। आ रही होगी, आई गेस सो। रुकिएगा ज़रा। आ रही चाहिए? हाँ, सही आ रही है यार, जिनको नहीं आ रही वो अपना नेट चेक करें। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि जैसे-जैसे ये सफ़र आगे बढ़ रहा है, तो दारा शिकोह एक इंटेलेक्चुअल था, एक फिलॉसफर था, उसकी औरंगज़ेब के साथ क्या टसल हो सकती है? याद रखना चाहिए कि जैसा मैंने आपको बताया कि दारा शिकोह को हिंदुओं ने बचपन में ही अपने कब्ज़े में करना शुरू कर दिया था। उन्होंने बचपन से उसकी तरबियत, उसकी तैयारी करवाई। दारा शिकोह संस्कृत में एक्सपर्ट माना जाता था। दारा शिकोह संस्कृत से पर्शिया के अंदर ट्रांसलेशन कर सकता था। वो खुद संस्कृत में कई चीज़ें लिखता रहा। इसी तरीके से उपनिषद गाई जाती थी शाही महल के अंदर। ये सारा सिलसिला चल रहा था। दारा शिकोह के दिमाग में ये बात डाली गई, जो कि कभी भी मुगलिया सल्तनत का रूल नहीं था कि वो क्राउन प्रिंस को अपॉइंट करें। क्राउन प्रिंस को। यानी आम बादशाहतों के अंदर तो तरीका ये होता है कि अगर बादशाह मरता है तो सबसे बड़ा बेटा बादशाह बनता है। इस एतबार से दारा शिकोह का राइट बनता था कि वो बादशाह बने, लेकिन मुगल सल्तनत के अंदर कोई ऐसा रूल नहीं था कि अगर शाहजहां मरता तो दारा शिकोह को ही बादशाह बनना है। ऐसा कोई रूल, कोई राइट, कोई चीज ऐसी मौजूद नहीं थी। ये बेस है। इस चीज का दारा शिकोह को भी पता था और औरंगजेब को भी पता था। उनको पता था। अब यहां से सफर शुरू होता है दारा शिकोह की पर्सनैलिटी से हटकर औरंगजेब का। औरंगजेब कैसी शख्सियत थी? याद रखना चाहिए, औरंगजेब वो शख्स है जिसको सबसे पहले जब दक्कन की गवर्नरशिप ऑफर की गई, औरंगजेब ने उसका इनकार कर दिया। कई लोग इससे इस बात का सबूत पकड़ते हैं कि औरंगजेब कभी भी पॉलिटिकल नहीं होना चाहता था। वो सिर्फ और सिर्फ एक वॉरियर था, स्ट्रेटेजिक वॉरियर था, वो बैटल का माहिर था, वो कभी भी पॉलिटिक्स नहीं जानता था। औरंगजेब के बारे में तासुर ये मशहूर था, वो तलवार था, वो एक तीर था, वो जंग के मैदान में, युद्ध के मैदान में एक तूफान था, मगर कभी राजनीति और गद्दी से उसका कोई संबंध नहीं था, ऐसा माना जाता है। मगर जब
उसके फादर ने फोर्स किया तो वो दक्कन का गवर्नर मुकर्रर होता है। इसमें कई एक वाकयात हैं जो पीछे गुजरते हैं, मगर हम उनको स्किप इसलिए करना चाहते हैं कि औरंगजेब कैपिटल से दूर जा चुका हुआ था। दक्कन में उसको कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा, जिस वजह से उसको कैपिटल से फाइनेंशियल और मैन पावर की सपोर्ट चाहिए होती थी। आपको जानकर हैरानगी होगी कि वहां दारा शिकोह, जो देखने में बड़ा मासूम और बड़ा इंटेलेक्चुअल नजर आता था, उसको ये खबर थी कि वो सिर्फ कॉपी और पेंसिल का मोहताज होकर रह जाएगा, वेयरएज़ औरंगजेब का जो रोब और दबदबा है, वो पूरी मुगलिया सल्तनत में फैलना शुरू हो रहा था, क्योंकि औरंगजेब की बहादुरी और औरंगजेब की जो स्ट्रैटेजी है वॉर की, उस एतबार से सब लोग उसको मान रहे थे। छोटी-मोटी झड़पें, उसके छोटे-मोटे वार, छोटी-मोटी स्ट्रैटेजीज़ वक़्त गुज़रते सामने आ रही थी। लिहाज़ा दारा शिकोह, जो कि कैपिटल में मौजूद था और शाहजहां हमेशा उसको अपने पास रखता था, बड़ा बेटे होने के नाते शाहजहां उससे बड़ी मोहब्बत करता था। ये एक कॉमन सी बात है कि अक्सर सबसे छोटी या सबसे बड़ी औलाद माँ-बाप को सबसे ज़्यादा करीब होती है। कुछ लोग इससे ये तासुर लेते हैं कि शाहजहां दारा शिकोह को अपनी ज़िंदगी के अंदर ही बादशाह बनाना चाहता था और क्राउन प्रिंस अपॉइंट करना चाहता था। मगर कुछ लोग कहते हैं ये उसके जज़्बात थे, हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। उसको भी पता था कि दारा शिकोह एक अच्छा लीडर नहीं बन पाएगा, क्योंकि दारा शिकोह पढ़ाई में, लिखने में, फ़िलॉसफ़ी में और विज़डम में बहुत माहिर है, मगर रूलर के लिए, ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में, एक वॉरियर होना, एक स्ट्रैटेजिस्ट होना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो शाहजहां के 4 बेटे थे, जो गवर्नर मुख्तलिफ जगहों पर थे, जिनमें से एक जो दारा शिकोह था, वो हमेशा शाहजहां के करीब रहता था। इस वजह से दारा शिकोह को एक एज हासिल था, वो एज ये था कि वो कैपिटल से किसको सपोर्ट करनी है नहीं, इस बारे में पॉलिटिक्स कर सकता था। औरंगज़ेब को एक बार दक्कन में चंद झड़पों का सामना करना पड़ा, जिसके नतीजे में उसको हेल्प चाहिए थी, जिस हेल्प का इनकार कर दिया दारा शिकोह ने। न सिर्फ ये कि हेल्प से इनकार किया, बल्कि कुछ और उसके करीबी एडवाइजर्स एडवाइजर्स थे, जिनको उसने बर्खास्त किया। इसी तरीके से कैपिटल के अंदर कुछ ऐसे लोग थे, जो औरंगज़ेब को सपोर्ट करते थे, उसको उन्होंने दारा शिकोह ने केस बनवाकर अंदर डलवा दिया। अब सवाल यहाँ ये उठता है, क्या दारा शिकोह अगर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी से वाकिफ नहीं था, तो दारा शिकोह इतने खतरनाक पत्ते कैसे खेल रहा था? ये एक सवाल है। इस सवाल के पीछे छुपा हुआ है अकबर की वो लेगेसी और जहांगीर का वो सारा गंद, जो उसने अय्याशी और शराब के नशे में धुत रहकर शाही महल के अंदर कट्टर किस्म के हिंदुओं को होल्ड दिया हुआ था। ये वो हालात है, जिस हालात के अंदर औरंगज़ेब जो है, वो सामना कर रहा है अपने फैमिली का। यहीं आपको ये चीज़ भी समझनी है कि शाहजहां बूढ़ा होता जा रहा है, ये लोग जवान हो रहे हैं। औरंगज़ेब जब कभी कैपिटल पलटना चाहता था, उसके रास्ते में रोड़े अटकाए जाते और उसको डिले किया जाता। वो कभी नहीं चाहता था कि वो हुकूमत करे, ऐसा कुछ लोग मानते हैं उसके खुतूत से निकलता है। एक बुक है पीडीएफ के अंदर, जिसको रुकआते आलमगीरी कहा जाता है, रुकातल आलमगीर, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, है फारसी के अंदर। उसमें कई ऐसे खत हैं जो उसने अपनी बहन जहां आरा को लिखे, कई खत ऐसे हैं जैसे उसने दूसरे शहजादों को लिखे, मोहम्मद शुजा को लिखा और कई लोगों को लिखा, जिसमें वो इशारे करता है कि मैं दरवेशी की जिंदगी गुजारना चाहता हूं, मुझे नहीं समझ आती कि मैं इस सारे सिस्टम को लेकर कैसे चलूंगा। इससे एक चीज पता चलती है। वहीं उन खतूत के अंदर एक हल्का सा इशारा मिलता है, जो कि वेरीफाई नहीं है, मगर इशारा ये मिलता है कि औरंगजेब ने 43 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज किया था। कुछ लोग ये कहते हैं कि औरंगजेब मजहब को एज अ रिलीजियस कार्ड के तौर पर यूज करता था, जैसे पॉलिटिक्स के अंदर होता है, कुछ कहते हैं। मगर अगर ये चारी सारी चीजें सही मानी जाएं, ये चीजें अगर सही मानी जाएं, तो औरंगजेब के बारे में जो डिटेल्स उसके खुतूत से आती हैं ना, वो मैच नहीं करती।
मिसाल के तौर पर उसका नमाज पढ़ना, इसी तरीके से रोजे रखना, इसी तरीके से उसका शराब को ना छूना, इसी तरीके से उसका कुरान की तिलावत में मशगूल रहना, इसी तरीके से औरंगजेब का अपने गवर्नरशिप के अंदर ही शेख अहमद सरहंदी के जो जानशीन हैं और उनके खानदान हैं, उनके साथ ताल्लुक का मजबूत होना। ये चीजें बताती हैं कि औरंगजेब आलमगीर कुछ भी हो, मगर एक अच्छा मुसलमान बनने की कोशिश कर रहा था अपने टाइम के ऊपर। हम ये याद रखें, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हमारा कुरान और सुन्ना की बेस पर परखने का उसूल होता है, ना कि हम किसी शख्सियत परस्ती में या किसी की अकीदत पसंदी के अंदर पढ़ेंगे। मगर अगर आपने तारीख को पढ़ना है तो आपको इन हालात का बैकग्राउंड पता होना जरूरी है। ठीक है जी। इसी तरीके से एक भाई ने नीचे कहा है आप लाख इख्तलाफ करेंगे। अब देखें, फतावा आलमगीरी से लाख इख्तलाफ करें आप, बड़े बड़े बलंडर हैं उसके अंदर, मगर औरंगजेब आलमगीर का इंटरेस्ट मालूम होता है कि वो एक सिचुएशन बनाना चाहता था, एक सिस्टम करना चाहता था जिसके ऊपर। अच्छा, एक भाई बता रहे हैं रुकात आलमगीर जो है वो इंग्लिश में भी अवेलेबल है। दैट्स गुड, दैट्स गुड। अगर इंग्लिश में अवेलेबल हैं तो आप लोग चेक कर सकते हैं। मेरे हाथ फारसी में लगे हैं, जरी बात है, मैं तो वो हल्की पुल्की टूटी फूटी सी फारसी भी कर ही लेता हूँ गुजारा। मगर चूंकि मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ इसलिए मैंने बताया जो बातें मैं कर रहा हूँ ये मुख्तलिफ सोर्सेज से आपको मिलेंगी। ठीक है, जैसे मैंने कैम्ब्रिज द हिस्ट्री ऑफ इंडिया से आपको कहा, इसी तरीके से अबुल हसन नदवी साहब जो हैं, मौलाना अबुल हसन नदवी साहब, उनकी किताब है तारीख दावत व अजीमत, ठीक है ना, उसका 4th वॉल्यूम है जिसमें उन्होंने जिक्र किया हुआ है। इसी तरीके से एक और बुक है हिंदुस्तान की मजहबी रवादारी, ये 3 वॉल्यूम्स के अंदर पूरी किताब है, पढ़ने से ताल्लुक रखती है। इसी तरीके से आप काफी चीजें उसमें से निकाल सकते हैं। और भी कई जगह हैं जहां से आप पढ़ सकते हैं, द हिस्ट्री है, और इसी तरीके से कुछ और भी स्कॉलर्स हैं जिनका हम जिक्र करेंगे, और भी कई चीजों का हवाला हम आगे जाके देने वाले हैं। अब सफर यहां तक पहुंचा कि औरंगजेब का इमेज आपके सामने आया है जो प्योरली आपको मुस्लिम इमेज के अंदर दिखाई देता है, वेयर एज दारा शको आपको एक नॉन मुस्लिम गेटअप के अंदर दिखाई देता है। उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है नमाज के हवाले से, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है कुरान की अंडरस्टैंडिंग के हवाले से, वो उपनिषदों की ट्रांसलेशन करवा रहा है। यानी आपको जानकर यह भी हैरानगी होगी कि जो तबीब यहां पर सफर कर रहे थे उस वक्त मुगलों के जमाने में, वो दारा शको का जो डिस्क्रिप्शन पेश करते हैं वो यूं पेश करते हैं कि गोया वो कहते हैं ये मुसलमान ही नहीं, वो कहते हैं अकबर की याद आती है क्योंकि अकबर भी मुसलमान नहीं रहा था। तो दारा शको के बारे में भी यही तासुर जाता है कि गोया वो मुसलमान ही नहीं रहा था। वेयरएज औरंगजेब आलमगीर के बारे में यह तासुर जा रहा है कि वो मुसलमानों का एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर सामने आ रहा है। अब यहां पर एक चीज समझनी है, छोटी सी मिसाल से आपने एक चीज नोट की होगी, जब डिबेट हो रही होती है तो आप का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है आप उसके साथ 110% एंगेज किए होते हैं। ऐसा है कि नहीं? मान ले जैसे डिबेट हो रही है एक मुस्लिम में और एक एक्स मुस्लिम में, तो जो सनातनी इस्लामोफोब्स हैं या जो अपोस्टेट्स हैं वो सारे के सारे उस पर अपना सारा इन्हिसार करेंगे, उसके गिर्द घूमेंगे। मुस्लिम्स जो हैं वो ऑब्वियसली मुसलमान को सपोर्ट करेंगे। ये कॉमन सेंस की बात है। औरंगजेब आलमगीर चूंकि प्योरली मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, लिहाजा बड़ी तादाद में हिंदुस्तान के मुसलमानों ने औरंगजेब आलमगीर को अपना लीडर तस्लीम कर लिया हुआ था। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, जो लोग उन सारे के सारे कट्टर हिंदुओं से सताए हुए थे, चाहे जात पात के नाम पर, चाहे भत्ते के नाम पर, चाहे समाज में कुप्रथाएं जो फैली थी उनके नाम पर, वो सारे के सारे औरंगजेब के खाते में आना शुरू हो गए थे। इट्स कॉल्ड
जो पॉलिटिक्स उस वक्त चल रही थी उसमें औरंगजेब का वोट बैंक बनता जा रहा था। औरंगजेब का दारा शको का वोट बैंक सारे का सारा वो था जो कट्टर हिंदू था या नॉन मुस्लिम थे, वो लोग जो अकबर की और जहांगीर की लेगेसी को फॉलो करवाना चाहते थे, उस नियम को लाना चाहते थे। उसके पीछे उनके बेनिफिट्स है बाय द वे, ये मैं भी बताऊंगा। मिसाल के तौर पर शाहजहां बीमार पड़ता है, बीमार पड़ते ही औरंगजेब कैपिटल की तरफ सफर करता है। उस सफर के दौरान उसको बताया जाता है कि दारा शिको लीडरशिप संभालना चाहता है। औरंगजेब को यह चीज समझ आती है, अब सुना आपने, कि जो लेगेसी अकबर और जहांगीर तक पहुंची थी और ब्रेक हुई है, शाहजहां ने शेख अहमद सरहंदी की लेगेसी यानी उसकी आइडियोलॉजी को अडॉप्ट किया था। अब आप गौर से सुने, अगर दारा शको जहांगीर का बेटा होता, अगर दारा शको अकबर का बेटा होता, तो 110% दारा शको ने लीडर बनना था। पॉलिटिकल सपोर्ट उसको होनी थी, फौज की सपोर्ट उसको होनी थी, समाज में वोट बैंक उसका होना था। पता क्यों? क्योंकि स्टेट लेवल पर जो बादशाह बैठा हुआ है वो उसी लेगेसी को फॉलो कर रहा है। अब आ जाए शाहजहां। शाहजहां 180 डिग्री का कंट्रास्ट था अकबर से और जहांगीर से, और बेटा दारा शिको वो 180 डिग्री का अपने बाप से। लिहाजा स्ट्रॉन्ग पलड़ा पॉलिटिक्स के एतबार से जिसकी तरफ टिल्ट हो रहा था, वो नाम सिर्फ एक था, औरंगजेब आलमगीर। औरंगजेब आलमगीर, सिर्फ एक शख्स। क्योंकि शाहजहां ने अपने इर्द गिर्द जो एडवाइजरी बिठाई थी, वो एडवाइजरी अकबर और जहांगीर के स्टाइल की नहीं रही थी। अब मसला ये था कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर जो पहले से लोग शामिल थे वो दारा शिकोह को प्रवोक कर रहे थे। उनका ये था कि औरंगजेब को कैपिटल की तरफ ना आने दो, इसको बॉर्डर्स पर जो जंगें चल रही हैं उधर मशगूल रखो, लिहाजा तुम जब तक बादशाह बनते हो औरंगजेब दूर रहे। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये, कुछ लोग ये कहते हैं, जो रिपोर्ट्स मिलती हैं वो ये कहते हैं कि औरंगजेब ने शाहजहां को नजरबंद करवा दिया था एक किले के अंदर अपने बाप को। इसी तरीके से औरंगजेब ने दारा शिकोह के साथ मामला फहमी करने की कोशिश की, जो दारा शिकोह के पीछे खुशामदी टोला था। याद रखना चाहिए, मैंने आपको पहले बताया कि दारा शिकोह पेन और पेपर वाला आदमी था, वो तलवार वाला आदमी नहीं था। लिहाजा दारा शिकोह का मैदान में निकलना सेंस नहीं करता ऑन हिज ओन जब तक के पीछे पूरी की पूरी पॉलिटिक्स ना चल रही हो। लिहाजा दारा शिकोह को मरवाने वाले जो लोग थे वो कट्टर सनातनी थे, जिनको डर था कि औरंगजेब जब आएगा तो वो सब कुछ नहीं कर पाएंगे जो अकबर और जहांगीर के टाइम पर कर रहे थे, जो मैं आपको भी थोड़ी देर में दिखाने वाला हूं। थोड़ी देर में दिखाने वाला हूं, तो जरा तगड़े हो जाएं, ठीक है। इसमें एक चीज आपको यह भी याद रखनी चाहिए कि जब एक लीडर सामने आता है, उसके अंदर खामियां भी होती हैं, उसके अंदर खूबियां भी होती हैं, दोनों चीजें हैं। औरंगजेब के अंदर खामियां भी थी। वो खामियां ये थी औरंगजेब के अंदर कि ये बड़ा अग्रेसिव अप्रोच रखता था, अपनी आइडियोलॉजी के खिलाफ कोई आता था तो। ये इसके बारे में बात मशहूर है। मिसाल के तौर पर ये चूंकि शेख अहमद सरहंदी साहब से बड़ा मुतासिर था, तो लिहाजा औरंगजेब अगर किसी और सूफी को, अगर किसी और मुस्लिम स्कॉलर को इसके खिलाफ कुछ कहता हुआ सुनता था, तो ये अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करता था उनको, थोड़े और तरीके से डील करता था। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, हिंदुस्तान के अंदर एक कम्युनिटी जिसको बोहरा कम्युनिटी कहा जाता है, जो कि इस्माइली और आगा खानी है, औरंगजेब ने उनके साथ भी अच्छा बर्ताव नहीं किया। यह भी हिस्ट्री का रिकॉर्ड दिया जाता है। कितना ठीक है कितना नहीं, अल्लाह आलम।
बोहरा कम्युनिटी जो कि आगा खानियों की आजकल की जो कम्युनिटी मानी जाती है, ये कम्युनिटी बेसिकली बातनियों की कम्युनिटी थी जो अफ्रीका से होते हुए माइग्रेट करते हुए इंडिया की तरफ आई थी। ये बेसिकली वहाँ हुकूमत करते रहे थे मगर वहाँ छितरपोला होने के बाद जब ये वापस यहाँ पर पहुँचे थे, तो इसमें अ, उन्होंने यहाँ पर जो अपने अकायद पेश करना शुरू किए वो हिंदुओं के अकायद से मिलते-जुलते थे। आगा खानियों के, इस्माइलियों के अकायद कट्टर हिंदुओं के अकायदों से मिलते-जुलते हैं। इसमें दिक्कत नहीं। दिक्कत ये थी कि वो खुद को इस्लाम के तौर पर पोर्ट्रे करते थे, ये मसला था। लिहाजा मुस्लिम कम्युनिटी आइडियोलॉजिकली वीक हो जाए, औरंगज़ेब ये नहीं चाहता था, ये नहीं चाहता था। उसने उनके साथ भी सख्ती से निपटने का इरादा किया। कुछ लोग ये कहते हैं कि उसने जो अहले तशय्यो की कम्युनिटी है, उनके साथ भी कुछ सख्त रवैया किया था, ये भी हिस्ट्री के रिकॉर्ड के अंदर आता है। कितना ठीक है, कितना नहीं, मगर डायरेक्ट औरंगज़ेब की इन्वॉल्वमेंट उसमें दिखाई नहीं देती। हाँ, नीचे के जो कुछ गवर्नर्स हैं, उन्होंने अहले तशय्यो कम्युनिटी के साथ भी थोड़ा-सा सख्त हाथ रखा, जिसका नतीजा ये निकला कि कुछ लोग दारा शको की तरफ भी टिल्ट होना शुरू हुए। लिहाजा ये एक टफ कॉम्पिटिशन बन रहा था। मगर आपको जैसा मैंने बताया, औरंगज़ेब तलवार के एतबार से, जंग के एतबार से एक माना हुआ, मंजा हुआ वॉरियर था। लिहाजा उसने अपने रास्ते की सारी रुकावटों को हटाया और तख्त पर आकर बैठा। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर टेक्निकली, पॉलिटिकली देखा जाए, तो ना तो हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक स्टेट था, ना यहाँ पर इलेक्शंस होते थे, मुगलों की हुकूमत थी और ना ही क्राउन प्रिंस वाला कोई रूल मौजूद था कि शाहजहां का बड़ा बेटा दारा शको ही हुकूमत पर बैठेगा। लिहाजा आलमगीर औरंगज़ेब ने एक जो मुझे समझ आता है, जो मुझे समझ आता है, गौर से सुनिएगा। मुझे ये लगता है कि औरंगज़ेब ने उस वक़्त देखा कि हिंदुस्तान टुकड़े होगा, हिंदुस्तान आपस में बँट जाएगा, अगर दारा शको हुकूमत के अंदर बैठता है तो। क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी वीक हो जाएगी, हिंदू कम्युनिटी वहाँ स्ट्रॉन्ग होगी, उसका नुकसान ये होगा कि बड़ी तादाद में दंगे शुरू हो जाएँगे। ये याद रखिएगा। दंगे क्यों शुरू होंगे? औरंगज़ेब की गवर्नरशिप के बाद से मुसलमान एक स्ट्रॉन्ग पार्टी के कम्युनिटी के तौर पर फ़ील करते थे, जिसका नतीजा ये निकला था कि वो अब सर उठाकर जीते थे, जो पहले उनको मुयस्सर नहीं था। जी, आलमगीर की गवर्नरशिप के अंदर। अब उसका नतीजा ये था कि अगर औरंगज़ेब दरवेशी दिखाए और पीछे बैठा रहे, दारा शिकोह जैसे ही हुकूमत में बैठेगा, मुसलमानों के वो तमाम हुकूक जो पहले मुगलिया सल्तनत में किसी न किसी सूरत में उनको मिल रहे थे, वो जाते रहेंगे क्योंकि दारा शिकोह इंतहाई कमज़ोर आदमी था पॉलिटिक्स के एतबार से। अकबर किसी कदर सख्त था, जहांगीर किसी कदर सख्त था। ये याद रखना चाहिए कि जहांगीर को भी अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं किया जाता, गो के वो बड़ा कट्टर किस्म का जो है लिबरल माना जाता है। उसको अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं किया जाता बहरहाल, किसी सूरत भी। तो ये वो सब चीज़ें हैं जो मजबूर कर रही थी औरंगज़ेब को, जो मैं तारीख को पढ़ पाता हूँ, मुझे जो चीज़ समझ आती है, वल्लाहु आलम मैं गलत भी हो सकता हूँ, तारीख से अपना-अपना एनालिसिस है। मुझे ये चीज़ समझ आती है कि औरंगज़ेब आलमगीर के लिए ये सख्त फैसला करना निहायत ज़रूरी था, वरना हिंदुस्तान बिखर जाना था। इसका सिस्टम कोलैप्स कर जाना था। लिहाजा औरंगज़ेब ने दारा शिकोह को पहले समझाने की कोशिश की, दारा शिकोह समझा नहीं, मैदान में उतरा, पहले झड़पें हुईं, उन झड़पों के नतीजे में बंदे उड़े, दारा शिकोह धर लिया गया, दारा शिकोह को लाया जा रहा था, रास्ते के अंदर कॉन्स्पिरेसी हुई, दारा शिकोह फड़क गया, जब तक औरंगज़ेब के पास पहुँचा, उसकी लुटिया डूब चुकी हुई थी, जिसका नतीजा ये निकला कि औरंगज़ेब अब सोली पूरे हिंदुस्तान का हुक्मरान बनकर सामने आया। अब इसमें एक चीज़ नोट करने की है वो ये कि जैसे ही औरंगज़ेब हुक्मरान बनता है, आपको क्या लगता है दारा शको की पार्टी चुप बैठती? जो लोग दारा शको के साथ जुड़े हुए थे, उनके अरमानों पर तो फिर गया पानी।
बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री है दारा शको के ऊपर, उर्दू में, बीबीसी उर्दू में। अगर कभी आपको देखने का मौका मिले तो बीबीसी की रिपोर्टर ये तबसरा करती है दारा शको के चरित्र को बताते हुए कि अगर औरंगजेब की जगह आज दारा शको हुकूमत में बैठा होता, उस वक्त औरंगजेब ना बैठा होता, दारा शको बैठता, आज आप में से एक भी मवाहिद मुसलमान नहीं बचना था। आज आप में से एक भी प्रैक्टिसिंग मुसलमान नहीं बचना था। आपकी मस्जिदों के अंदर उपनिषदें पढ़ी जा रही होनी थी। आपकी मस्जिदों के अंदर रामायण और महाभारत पढ़ी जा रही होनी थी। मुस्लिम सोसाइटी का तशख्खुस चूर चूर हो जाना था। मुस्लिम सोसाइटी की पूरी आइडेंटिटी मसक होकर रह जानी थी। यह फैसला था। अब आप बताओ, अब मैं किसी हिंदू से भी पूछता हूं कि इतिहास के अंदर जब एक आदमी अपनी कम्युनिटी की इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले रहा हो, आज हम बैठ के उसको गलत कहते हैं। तो किसी ने सही कहा ना, वॉक इन माई शूज, कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून। दादा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये एक फैसला था जिस औरंगजेब ने वो फैसला किया, और फिर उसके बाद क्या दारा शको की पार्टी खामोश रह सकती थी? नहीं। लिहाजा वो सब लोग जो अकबर और जहांगीर की लेगेसी की वजह से और उनकी सुलह कुल्ली की पॉलिसी की वजह से इर्द गिर्द चिमटे थे, वो आहिस्ता आहिस्ता झड़ने लगे। बट ऐसा नहीं है कि औरंगजेब की कैबिनेट में हिंदू नहीं थे, ऐसा नहीं है कि नॉन मुस्लिम नहीं थे ना। आपको जानकर हैरानगी होगी कि छत्रपति शिवाजी की ठुकाई करने के लिए एक बार हिंदू गवर्नर भी भेजा गया, राजा भी भेजा गया, हिंदू। इसका मतलब साफ है कि औरंगजेब के साथ मसला हिंदू मुस्लिम का नहीं था, मसला पॉलिटिकल है। याद रखें, अगर हिंदू मुस्लिम का होता कि जी औरंगजेब जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को अपने इर्द गिर्द रखता है और हिंदुओं को नफरत या दूर करता है, अगर ये बात होती तो ये अकबर के सगे हो जाते। अकबर के सामने राणा प्रताप सिंह क्यों खड़ा हुआ? क्यों खड़ा हुआ? इससे जी, थैंक यू, नाम भी आप लोग माशाल्लाह, आप तो सारे जानते हैं माशाल्लाह। राजा जय सिंह, क्या बात। अब यहां सुनने की समझने की बात यह है कि औरंगजेब आलमगीर ने ऐसा क्या किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज को उंगली हुई? ऐसा क्या किया? ये सोचने की बात है। आए अब आपको सफर करवाते हैं। सबसे पहले हम अपनी तरफ से नहीं, जो करख्त हकीकत है, औरंगजेब आलमगीर ने सबसे पहले जो पॉलिसीज जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई, ठीक है जी, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। किधर गया जी? हाँ जी, ये आपके सामने एक बुक मौजूद है जो किसी मुसलमान ने नहीं लिखी। ये कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ मुगल्स है, वॉल्यूम 2, ठीक है जी। ये देखिए, शांति निकेतन, ये लिखा हुआ शांति निकेतन विश्व भारतीय लाइब्रेरी, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ हम इसका पहले आपको फ्रंट पेज जो है वो कवर करवाते हैं। द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया वॉल्यूम 4, द मुगल पीरियड, प्लान्ड बाय लेफ्टिनेंट कर्नल सर वॉल्सले एग, ठीक है जी, एडिटेड बाय सर रिचर्ड बर्न। ये आपके सामने है जी, 1937 का एडिशन है। इसमें हम चलेंगे पेज 265 के ऊपर, जो कि पीडीएफ का बनता है, बट ऑब्वियसली जो बुक है उसका 230 पेज बनता है, ठीक है जी। क्या हुआ आवाज? अच्छा ठीक है, हाँ सही है। तो मुझे पुराने कमेंट नजर आए, मैंने कहा पता नहीं आवाज फिर चली गई है। अच्छा जी, तो ये सोर्स जो है, याद रखें, ये नॉन मुस्लिम सोर्स है। कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ मुगल्स
वॉल्यूम 4 आपके सामने है, मैंने आपको फर्स्ट पेज कवर कर दिया, ठीक है जी। अच्छा, औरंगज़ेब का जो रेन है उसका ज़िक्र किया जा रहा है, यहाँ से ये लेके यहाँ तक उसको डिस्कस करेंगे। 230 के ऊपर वो ज़िक्र करते हैं कि जब औरंगज़ेब ने